गाइस, वेलकम टू माय टू डेज़ वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि रसशास्त्र का प्रथम आचार्य भगवान शंकर को माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ही थे जिन्होंने रसशास्त्र को एक ढांचा प्रदान किया था। प्राचीन काल से ही रसशास्त्र एक महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्र के रूप में माना जाता है। प्राचीन काल वेदों से ही रसशास्त्र के द्वारा चिकित्सा की जा रही है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं रसशास्त्र का इंट्रोडक्शन और उसके बाद पढ़ते हैं रसशास्त्र की हिस्ट्री। रसशास्त्र का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि रसशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस शास्त्र। रस शब्द से यहाँ पारद अभिष्ट है। इसका मीन क्या है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पारद की ही बात हो रही है, रस की जगह पारद को ही लिया जा रहा है मूल रूप से। पारद के लिए एक श्लोक है, रसनाथ सर्वधातुनाम रस इति भिद्यते। इसका मीन क्या है, सभी धातुओं को अपने आप में आत्मसात करने की शक्ति के कारण ही इसे रस कहा गया है। अब हम बात करते हैं रसशास्त्र के इतिहास की। रसशास्त्र के इतिहास पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के उपदेष्टा ब्रह्मा को माना जाता है और आयुर्वेद का ही एक विशिष्ट अंग है रसशास्त्र, जिसके उपदेष्टा भगवान शिव को माना जाता है। रसशास्त्र का इतिहास हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। वैदिक काल, संहिता काल, संग्रह काल, आधुनिक काल। संहिता काल को 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक माना जाता है और संग्रह काल को 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं सदी तक मान सकते हैं और आधुनिक काल को 16वीं सदी से लेकर अब तक आधुनिक काल ही चल रहा है। तो हम पढ़ते हैं वैदिक काल को। सबसे पहले तो वैदिक काल में 4 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है, आवीर्णी, आंगिरसी, देवी, मानुषीज। आवीर्णी और आंगिरसी चिकित्सा के अंतर्गत दिव्य औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है, मंत्र पढ़ के चिकित्सा की जाती है। देवी चिकित्सा को एक रस चिकित्सा ही बोल सकते हैं। रस द्रव्यों के औषधियों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वो देवी चिकित्सा के अंतर्गत आती है। अब रस चिकित्सा क्या है, मतलब औषधियों द्वारा चिकित्सा करने का मेन उद्देश्य क्या है? शरीर को अजर अमर बनाने का प्रयास किया गया था। और क्या है, तो शरीर को अजर अमर बनाने को पिंड स्तरीय बोला जाता है। रस का जो बात हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पारद की ही बात हो रही है और पारद शिव शुक्र को पारद कहा जाता है। और यहाँ रस शब्द बोल सकते हैं कि पारद के लिए ही लिया गया है और पारद को रसशास्त्र का मुख्य स्तंभ बोला जाता है। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है गंधक और एक है अभ्रक। ये क्या है? गंधक पार्वती के रज को बोला जाता है और पार्वती के शुक्र को अभ्रक बोला जाता है। ये काम क्या करते हैं? पारद गंधक और पारद अभ्रक एक दूसरे के बिना अधूरा समझा जाता है इनको, क्योंकि ये पारद की क्रियाशीलता भी बढ़ाते हैं और पारद इनसे और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इनके अलावा रस चिकित्सा, इन सभी चिकित्साओं के अलावा हम वैदिक काल में पढ़ते हैं कि स्वर्ण, रजत, ताम्र, वंग, मणि, शंख, अंजन, ये जो भी धातुएं, खनिज हैं, इन सभी का वर्णन हमें वैदिक काल में ही मिल जाता है। वंग क्या है? वंग देखें तो वंग चांदी की तरह, रजत की तरह ही सफ़ेद कलर का ही एक धातु होती है। वंग भी एक धातु ही है। अब आगे हम देखें कि संहिता काल में क्या वर्णन मिलता है। तो 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक संहिता काल को माना जाता है। संहिता काल में माना जाता है कि पारद और गंधक हैं। पारद और गंधक का वर्णन है वो संहिता काल में मिल जाता है। इनका बाह्य प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी संहिता काल में मिल जाता है। लेकिन संहिता का अभी तक भी 7वीं शताब्दी तक भी ये नहीं पता चल रहा है कि हम पारद या गंधक का शोधन करके हम इनकी औषधि बना के काम में ले सकते हैं, वो अभी तक भी नहीं पता है। लेकिन हम इसका बाह्य प्रयोग 7वीं शताब्दी में मिल जाता है। अब बात करें 8वीं शताब्दी, तो 8वीं शताब्दी को एक गोल्डन टाइम माना जाता है, क्योंकि 8वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो नागार्जुन है, जिन्हें सिद्ध नागार्जुन भी कहा जाता है, इनके गुरु सरहप्पा थे। इन्होंने क्या किया कि अपनी सरहप्पा की आज्ञा से स्वर्ण निर्माण सीख लिया था
और भी इन्होंने भारत के संस्कार संबंधी बहुत सारे विषयों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है और बहुत सारे निकृष्ट धातुओं को उत्कृष्ट बनाने का वर्णन भी अपने ग्रंथों में किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि 8वीं शताब्दी को हम इन सब को देखते हुए गोल्डन टाइम बोल सकते हैं। आगे 9वीं शताब्दी में एक सिद्ध तेल का निर्माण किया जाता है। इस तेल से क्या होता है कि इस तेल से अभ्यंग करके व्याडी है वो आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। बाद में संग्रह काल की बात करें तो 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं सदी तक जो माना जाता है वो संग्रह काल माना जाता है। 9वीं 10वीं शताब्दी में भोजराज द्वारा बहुत सारे रचित ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं, जिनसे हमें पारद के शोधन के बारे में पता चलता है, धातुओं का शोधन मारण कैसे किया जाता है वो पता चलता है। 11वीं शताब्दी में भी नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ आ जाते हैं और देहवाद को बढ़ावा दिया जाता है। बहुत ही देहवाद वही है, पिंड स्तरीय है कि हमें अजर अमर कैसे बनना है, वही देहवाद है। और 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी तक हमें बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन मिलता है, जिन ग्रंथों में हमें रसशास्त्र के बारे में जानने को मिलता है। आधुनिक काल 16वीं शताब्दी से लेके अब तक जो है वो आधुनिक काल को ही माना जाता है। तो 16वीं शताब्दी से लेके ऐसे रसशास्त्रीय ग्रंथों का बहुत ज़्यादा सर्जन हुआ है और बहुत सारे नवीन नवीन टॉपिक्स हैं जिनका समावेश बढ़ता ही गया है ग्रंथों में। अब हम इतना तो बोल सकते हैं कि हम इतिहास में बहुत सारे ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इन ग्रंथों का पढ़ने का मेन रीज़न क्या है? तो रसशास्त्रीय ग्रंथों का पढ़ने का मेन रीज़न है देहवाद, पिंड स्तरीय देहवाद, यानी अजर अमर बनाने का अपना रास्ता निकालना। तभी तो हम पढ़ेंगे, वरना क्यों? कोई भी इंसान कोई भी काम करने के पीछे अपना मकसद तो देखता है ना। तो पहले के आचार्य थे कि वो बहुत योग सिद्ध प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे। उसके लिए ये था कि उनको जिंदा रहना ज़रूरी था, तो अपने आप को अजर अमर बनाना उनका एक मेन लक्ष्य था। तो देहवाद को उस टाइम बहुत बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आचार्यों द्वारा देहवाद दो चीज़ में विकसित हो गया, लोहवाद और चिकित्सावाद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोहवाद और चिकित्सावाद क्या है? लोहवाद है निकृष्ट धातुओं को उत्कृष्ट धातु में कन्वर्ट करना। बहुत सारी निम्न धातुएं हैं जिनको बहुत योग्य धातु में कन्वर्ट करना ही लोहवाद है। और चिकित्सावाद में क्या होता है? चिकित्सावाद में चिकित्सा की जाती है रस द्वारा। धीरे धीरे इन सब को छोड़ के रसौधियों का प्रयोग रोगों की चिकित्सा के लिए बढ़ता जाता है, जो कि वर्तमान में भी देखा जाता है। तो धीरे धीरे करके अब तक जो आधुनिक काल में ये हो रहा है कि मैन देहवाद था स्टार्टिंग में वैदिक काल में, जो अब बढ़ते बढ़ते आधुनिक काल में लोहवाद और चिकित्सावाद का स्वरूप ले लिया है। आज वर्तमान में अगर हम देखें तो अजर अमर प्राप्ति का उद्देश्य लगभग समाप्त सा हो गया है, क्योंकि रोग इतने बढ़ गए हैं कि रोगों से मुक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य शायद ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रसशास्त्र का। आगे भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। सो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।